तो एक ओशिनोग्राफर की फैमिली चूंकि अपने बेटे का बर्थडे मनाने के लिए समुद्र के बीचों बीच गए थे। अचानक से ही जब वो बर्थडे मनाकर अगली सुबह उठते हैं तब तक समुद्र का पूरा पानी सूख चुका होता है और किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार समुद्र का सारा पानी कहाँ पर गया। पर कुछ ही समय बाद समंदर का वो सारा का सारा पानी एक ही लहर बनकर समंदर में वापस आने वाला था, जो कि अपने साथ काफी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता। और अब वो फैमिली अपनी जान कैसे बचाएगी, ये सब जानने के लिए मिलेगा हमको आज की इस मूवी में। मूवी सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और इसका कॉन्सेप्ट बाकी मूवी से काफी ज्यादा अलग है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग टॉम नाम के एक ओशियनोग्राफर को देख पाते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ समुद्र के बीचों बीच आया हुआ था ताकि वो कैरिबियन सी के कुछ सैंपल्स को कलेक्ट कर सके और साथ ही अपने बेटे बेन का बर्थडे उस जगह पर मना सके। टॉम की फैमिली में उसकी बीवी जूलिया और साथ ही उसके दो बच्चे बेन और साथ ही केसी थे, और वो दोनों ही काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उन्हें आज रात में बेन के बर्थडे की पार्टी की तैयारी भी करनी थी। तब बेन और साथी टॉम मिलकर फिशिंग करने लगते हैं और हम लोग केसी को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल फोन वगैरह में लगी हुई थी, और उसी दौरान जूलिया स्विमिंग करने के लिए समुद्र के अंदर कूद जाती है और वहां पर लहरों का मजा लेने लगती है। पर आज जूलिया को समंदर में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि धीरे धीरे लहरें उसको बोट से काफी ज्यादा दूर लेकर आ गई थी। उसी दौरान हम लोग बोट में लगे कंपासेस और बाकी सारी मशीन्स को देख पाती हैं जो कि धीरे धीरे मेल फंक्शन करना चालू कर देती हैं, पर उन चीजों के ऊपर टॉम का भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता क्योंकि अभी के समय पर वो बेन के साथ फिशिंग करने में जो व्यस्त था। दूसरी तरफ हम लोग जूलिया को देख पाते हैं जो कि वापस से बोट की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, पर बोट उससे काफी ज्यादा दूर आ गई थी। इसीलिए जूलिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि शायद आज वो पानी में डूब के मर ही जाएगी। अब शुरुआत में तो जूलिया की आवाज को कोई भी नहीं सुनता, पर किस्मत से टॉम के कानों में उसकी आवाज पड़ जाती है, जिस वजह से वो तुरंत ही अपनी आवाज को जल्दी से जूलिया की तरफ लेकर जाता है और बाद में वो खुद पानी के अंदर कूदकर जूलिया की जान को बचा लेता है। तब उस समय पर टॉम को जूलिया के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो बिना बताए पानी के अंदर कूद गई थी। तब वहां पर जूलिया उससे माफी मांगती है और वो लोग वापस से बेन के बर्थडे की तैयारी करने में लग जाते हैं। अब रात के समय में हम लोग देखते हैं कि जब बेन का बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो वहां पर उससे केसी, टॉम और साथ ही जूलिया तीनों ही अलग अलग गिफ्ट देते हैं, जिसको देखने के बाद बेन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करने के बाद केसी वहां पर अपने कैमरा की मदद से एक बहुत प्यारी सी फोटो भी लेती है जो जूलिया को काफी ज्यादा पसंद आती है, और बाद में केसी के पास उसे बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो कि उससे बात करते हुए उसे शहर में आ रहे बहुत बड़े तूफान के बारे में बताता है। और यूं अचानक से शहर में तूफान आ जाने की वजह से शहर के लोग काफी ज्यादा परेशान थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। तब केसी इस बारे में टॉम को भी बताने के लिए जाती है ताकि अगर समंदर में भी इस तरह का कोई तूफान आए तो टॉम उसके लिए पहले से तैयार रहे। इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद टॉम वहां पर सभी को निश्चिंत रहने के लिए बोलता है, पर तभी अचानक से उन लोगों को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, और जब वो बोट के डेक पर जाकर देखते हैं तो वहां पर उन्हें काफी सारी बेल्स दिखाई देती हैं जो कि समुद्र के अंदर कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। और क्योंकि बेल्स का ये एक्ट सच में काफी ज्यादा अजीब था, इसीलिए टॉम वहां से अपनी बोट को निकालने की कोशिश करने लगता है, पर उसकी बोट में किसी तरह की खराबी आ गई थी। इसीलिए तुरंत ही टॉम पानी में कूदकर उसके इंजन के पास जाता है, पर जब वो ऊपर आता है तो उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी। तब टॉम की फैमिली उससे किसी तरह से ऊपर खींचती है और बाद में टॉम उन्हें बताता है कि बेल के टकराने की वजह से उनकी बोट का इंजन पूरी तरह से खराब हो गया है और हो सकता है कि उनकी बोट अब ज्यादा आगे तक ना जाए। जूलिया सबसे पहले तो टॉम के घाव को सिलती है, और टॉम काफी ज्यादा परेशान भी था क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग कैरिबियन सी के बिल्कुल बीचों बीच थे और यहाँ पर इनकी बोट खराब हो गई थी, जिस वजह से ये लोग किनारे तक नहीं जा सकते थे और इस जगह पर बहुत मुश्किल से ही कोई भी बोट आती थी। और इसीलिए अपने घाव पर स्टिचेस लगवाने के बाद टॉम वहां पर तुरंत ही अपनी फैमिली के साथ रेडियो की मदद से दूसरे शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है ताकि अगर आसपास कोई शिप वहां पर मौजूद हो तो टॉम उन्हें अपनी मदद करने के लिए उस जगह पर बुला सके। पर किस्मत से उस जगह पर अभी आसपास कोई भी शिप मौजूद नहीं होता, जिस वजह से टॉम के रेडियो का कनेक्शन भी किसी और शिप के रेडियो से नहीं बन पाया था। साथ ही अब उनके सैटेलाइट रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था, जो देखने के बाद टॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो भी अचानक से उसकी नजर ऊपर की तरफ जाती है जहां पर से कुछ कॉमेट टाइप उनके शिप के पास गिर रहा था। इसी वजह से टॉम अपने बचे हुए इंजन की पूरी कैपेसिटी को यूज करता है और बोट को थोड़ा सा आगे कर लेता है। अब वो कॉमेट टाइप चीज भी उनकी बोट के पास आकर क्रैश हो गई थी, जिसको देखने के बाद तो टॉम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि असल में वो कॉमेट टाइप चीज एक तरह की सैटेलाइट थी जो कि अनजान रीजन की वजह से अर्थ पर यूं होकर डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इसका मतलब तो साफ था कि अर्थ के ऊपर जरूर ही कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा भयानक चल रहा था। तभी अचानक से समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आने लगता है, जिसको देखने के बाद टॉम और उसकी फैमिली तुरंत ही लाइफ जैकेट पहन लेती है और वो लोग बोट के अंदर जाकर ही किसी तरह से छुप जाती हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग जिंदा बचेंगे भी या फिर नहीं।
उसी दौरान टॉम और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा ही घायल भी हो गए थे, पर किस्मत से जब अगली सुबह उन लोगों की आंख खुलती है तो उस समय तक वो चारों के चारों जिंदा थे। पर बाहर जाने पर उन लोगों के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं क्योंकि समुद्र का पूरा पानी सूख चुका था। अब ये चीज तो खतरनाक थी ही, पर तभी अचानक से टॉम को इस बात का भी पता चलता है कि असल में ये सारा का सारा पानी सूखा नहीं है, बल्कि ये सारा का सारा पानी उस 30% एरिया पर चला गया है जहाँ पर इंसान रहा करते हैं। मतलब कि अर्थ या फिर स्पेस में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई होगी, जिस वजह से अर्थ का पूरा सरफेस टिल्ट कर गया और उस वजह से ही उसका सारा का सारा पानी उस 30% एरिया पर चला गया जहाँ पर ह्यूमंस रहा करते थे। और इस बात का मतलब साफ था कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग जमीन पर मौजूद थे वो सारे के सारे मारे गए होंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि इस सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो। ये चीज समझ आने के बाद केसी बहुत जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अभी के समय पर उसका बॉयफ्रेंड भी मारा गया होगा। तब उन चारों में से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों को अब अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। उस दौरान हम लोग बेन को देखते हैं जो कि अपने पास मौजूद गैस बलून्स को फुलाकर हवा में छोड़ देता है, ताकि अगर आसपास कोई और भी इंसान मौजूद हो जो कि शिप पर ही हो तो वो उसके बलून को देखकर उन तक पहुंच जाए। एट द सेम टाइम टॉम भी उस समय पर अपने रेडियो सिग्नल्स की मदद से बाकी सभी आसपास के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तब उस दौरान किस्मत से उसका कनेक्शन एक सबमरीन से हो जाता है, जिसमें से एक नाटो नाम का आदमी उससे बात करते हुए उसे बताता है कि हो सकता है कि वो समुद्र का पानी जो यहाँ से गायब हुआ है वो कुछ ही समय में यहाँ पर वापस आ जाए, क्योंकि ऐसा किसी स्पेस इवेंट की वजह से हुआ था और शायद वो इवेंट एक हफ्ते के अंदर पूरी तरह से रिवर्स होने वाला था। उस आदमी का नाम नाटो था, जिसके साथ ही पिछली रात ही तूफान की वजह से मारे गए थे। अपनी सबमरीन की वजह से नाटो तो समुद्र का पानी वापस आने पर सरवाइव कर लेता, पर अभी के समय पर वो टॉम और उसकी फैमिली को सजेस्ट करता है कि वो तुरंत ही उस जगह से निकलकर किसी ऊंची जगह पर चले जाएं, क्योंकि समुद्र के पानी में वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते। अब टॉम वहां पर नाटो से नाटो की लोकेशन ही पूछने लगता है, ताकि वो उसके सबमरीन में जाकर खुद को और अपनी फैमिली को भी बचा पाए। पर नाटो के हिसाब से उसकी सबमरीन के अंदर सिर्फ 3 जने ही आ सकते थे। इसी वजह से वहां पर टॉम डिसाइड करता है कि वो नाटो के पास अपने दोनों बच्चों को छोड़ देगा, ताकि एटलीस्ट वो अपने दोनों बच्चों की जान को बचा सके। जिसके बदले में टॉम नाटो को अपने पास मौजूद खाने का सारा सामान देने वाला था, जिस पर नाटो भी मान जाता है, क्योंकि उसके पास खाने की सच में बहुत ज्यादा कमी थी और साथ ही उसे भी अपनी जान बचानी थी। इसीलिए तब वो टॉम को अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है, जिसके बारे में जानने के बाद जब टॉम उस लोकेशन को कैलकुलेट करता है तो उसे इस बात का पता चलता है कि उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट टॉम और उसकी फैमिली को 2 दिन का समय लगेगा। और इसीलिए टॉम ने डिसाइड करा था कि 2 दिन का समय लगाकर वो केसी और साथी बेन को एटलीस्ट सेव कर देगा और बाद में 4 दिन का समय लगाकर जूलियन के साथ खुद भी किसी ऊंची लोकेशन पर चला जाएगा, ताकि वो अपनी और जूलियन की जान को भी बचा सके। इसीलिए वो लोग तुरंत ही अपने सारे सामान को पैक करते हैं और वहां से निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं। पर तभी अचानक से टॉम की नजर पड़ती है एक आदमी पर, जो कि धीरे धीरे अपने कुत्ते के साथ उनकी शिप की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखने के बाद टॉम तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए भी चला जाता है। अब वैसे तो टॉम ने उस आदमी की मदद करी थी और कायदे से उस आदमी को भी टॉम के साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए था, पर वो आदमी टॉम के साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आता और वो टॉम के ऊपर अटैक करते हुए तुरंत ही अपने पास मौजूद एक स्पीयर की मदद से टॉम को जान से मार देता है। ये सब जूलियन भी दूर से देख रही थी और ये देखने के बाद तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो आदमी असल में उस समय पर सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था और वो टॉम की शिप के पास आया भी इसी वजह से था, ताकि वो टॉम और साथ ही उसकी फैमिली को पूरी तरह से जान से मारने के बाद वहां पर मौजूद सारे के सारे खाने पीने के सामान को अपने पास लेकर रख सके। और अब जैसे ही ये सारी चीजें जूलियन को समझ में आती है तो अभी के लिए वो टॉम के बारे में ज्यादा ना सोचती हुई तुरंत ही शिप के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो केसी और साथी बेन को छुपने के लिए बोल देती है। उस समय पर केसी ने अपने पास एक फ्लेयर गन को भी रख लिया था, ताकि अगर नीड पड़े तो वो उसका भी यूज कर सके। खैर अभी के समय पर हम लोग जूलियन को देखते हैं, जो कि एक नाइफ को लेकर नीचे की तरफ आती है और कोशिश करने लगती है कि वो उस आदमी की नजरों में ना आए, क्योंकि अगर वो उसकी नजरों में आ जाती तो शायद वो आदमी उसे भी जान से मार देता। तब वो आदमी मस्त होकर शिप में मौजूद खाना पीना खाते हुए उन लोगों को इधर उधर ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे इस बात का तो पता था कि इस शिप पर इंसान मौजूद हैं और उसे जल्दी से जल्दी उन इंसानों को जान से मारना पड़ेगा। अब वैसे तो जूलियन छुप कर खड़ी हुई थी, ताकि जैसे ही वो इंसान उधर की तरफ आए तो वैसे ही जूलियन उसको जान से मार सके, पर वो इंसान उधर की तरफ जाता ही नहीं है, जिस वजह से जूलियन के पास एक ही रास्ता बचा हुआ था कि वो शिप के नीचे चली जाए और उसके बाद वो दोबारा से शिप में एंट्रेंस की तरफ से चढ़ के बाद में उस आदमी के ऊपर अटैक करे। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जूलियन बोट से नीचे उतर तो जाती है, पर तब अचानक से उस आदमी के कुत्ते की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो जूलियन के ऊपर भौंकने लगता है। पर जूलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ ही रहा था, इसीलिए वो उस कुत्ते के ऊपर अटैक करके उसे ही जान से मार देती है।
अब अपने कुत्ते की ऐसी हालत देखने के बाद उस आदमी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, पर क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए अभी के समय पर वो अपने कुत्ते की डेड बॉडी को ज्यादा नहीं घूरता और वहां से अंदर जाकर खाने का सामान बटोरने लगता है। तभी अचानक से जूलियन अंदर आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है और ये वही रूम था जहाँ पर केसी और बेन भी छुपे हुए थे। लेकिन वो आदमी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही पावरफुल था, इसी वजह से वो जूलियन के ऊपर अटैक करते हुए उसके ऊपर ही भारी पड़ने लगता है। उस दौरान हम लोग केसी को देखते हैं जो कि अपने पास मौजूद फ्लेयर गन की मदद से तुरंत ही उस आदमी के ऊपर अटैक करती है, जिस वजह से वो आदमी पूरी तरह से जलने लगता है। और क्योंकि उन लोगों की बोट भी लकड़ी की ही थी, इसलिए फ्लेयर गन की वजह से बोट पे आग लग जाती है और जूलियन तुरंत ही वहां पर से केसी और बेन को लेकर बाहर निकलती है। तब वो अपने साथ उस खाने को भी लेकर आ गई थी जिसको उन लोगों ने मिलकर पैक करा था ताकि वो नाटो की सबमरीन तक जा सके। बाहर आने पर जब बेन और साथी केसी टॉम की डेड बॉडी को देखती हैं तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं और यहाँ पर बेन को लग रहा था कि उसने ही बलून हवा में छोड़े थे और उसी वजह से वो आदमी उस जगह पर आया था, इसीलिए उसकी वजह से ही टॉम की भी जान गई है। तब जूलियन बेन और केसी को किसी तरह से संभालती है, पर अचानक से उसकी नजर उस आदमी के ऊपर पड़ती है जो कि जलती हुई बोट में से जिंदा बाहर आ गया था और अभी भी वो जूलियन और उसकी फैमिली का पीछा कर रहा था, जो देखने के बाद जूलियन काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो तुरंत ही वहां पर से बेन और केसी को लेकर सीधा उधर की तरफ जाने लगती है जहां पर नाटो की सबमरीन थी। अभी के लिए जूलियन, केसी और साथी बेन आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और उस दौरान हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे और उनके पास खाने पीने के लिए भी इतना ज्यादा सामान नहीं था कि वो ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाए। और अभी एक ऊंची जगह पर चढ़ने के बाद अचानक से जूलियन की नजर उसी आदमी के ऊपर पड़ती है जो कि अभी भी धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रहा था, जो देखने के बाद जूलियन तुरंत ही वहां पर से केसी और बेन को लेकर भागने की कोशिश करने लगती है और वो भागते हुए काफी ज्यादा आगे आ जाते हैं। और उसी जगह पर हम लोग इंसानों के द्वारा फेंकी गई काफी सारी चीजों को भी देख पाते हैं जो कि इंसान ऐसे ही प्लास्टिक का समझ के समुद्र के अंदर फेंक देते थे, पर अभी भी वो सारी की सारी चीजें डिस्पोज नहीं हुई थी और समुद्र के अंदर वो ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी। और इसीलिए अब वो वापस से आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी नाटो की सबमरीन वाली लोकेशन तक पहुंच जाएं और वहां पर जाकर वो केसी और साथ ही बेन की जान को बचा सके। उस दौरान हम लोग देखते हैं कि बेन अचानक से डिहाइड्रेटेड फील करने लगता है और तब जूलियन उसे अपने पास मौजूद अपना आखिरी पानी भी दे देती है। सुबह से इतनी सारी चीजें इस फैमिली के साथ हो चुकी थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं केसी पूरी तरह से टूट जाती है और उसे बिल्कुल भी आसार नहीं लग रहे थे कि उसकी फैमिली जिंदा बच पाएगी, इसीलिए वो वहां पर जूलियन के ऊपर गुस्सा करती है, पर जूलियन उसके ऊपर उल्टा गुस्सा करते हुए उसको आगे बढ़ने की सलाह देने लगती है। अब उन लोगों को लगातार चलते हुए शाम हो चुकी थी और तभी अचानक से जूलियन की नजर एक क्रैश हुए प्लेन पर पड़ती है जो कि शायद बहुत पहले समुद्र के अंदर कभी क्रैश हो गया था और अभी के समय पर उसका ढांचा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तब जूलियन अभी के समय पर वहीं पर रुकने का फैसला करती है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रात में वहां पर आराम कर सके। अब उस प्लेन के अंदर जाने के बाद जब जूलियन अपने सामान को चेक करती है तो अचानक से ही वो उस फोटो को भी देखती है जो उसने पिछली रात ली थी और उसमें टॉम भी उन लोगों के साथ था। उस फोटो को देखने के बाद जूलियन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसे याद आ रहा था कि कैसे वो टॉम से पहली बार एक हॉस्पिटल में मिली थी। अब उसी इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए जूलियन, बेन और साथी केसी तीनों के तीनों सो गए थे और तभी अचानक से हम लोग रात में देखते हैं कि केसी की आंख खुलती है और वो बाहर की तरफ चली जाती है। पर तभी अचानक से केसी के ऊपर वो आदमी अटैक कर देता है जिसने उसके पिता की भी जान ली थी। वो वहां पर आया था ताकि वो केसी और उसकी फैमिली को जान से मारने के बाद उनके खाने को अपने साथ लेकर जा सके। अब वो केसी को जान से मारने वाला था, उससे पहले ही जूलियन वहां पर उस आदमी के ऊपर कूदती हुई उसे बहुत बार स्टेप करके जान से मार देती है और तब जाकर हम लोग जान पाती हैं कि असल में ये सब बस जूलियन का प्लान था और उसने जानबूझकर केसी को बाहर भेजा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो आदमी वहां पर आ गया है। और उस आदमी को जान से मारने के बाद जूलियन केसी के साथ वापस से प्लेन के अंदर जाकर सो जाती है, जिसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जब उन लोगों की आंख खुलती है और वो लोग बाहर आते हैं तब वहां पर उन्हें उस आदमी की बॉडी दिखाई नहीं देती और इसका मतलब यही था कि अभी भी समुद्र में रहने वाले कुछ ऐसे जानवर आसपास मौजूद थे जो कि जमीन पर रह सकते थे और हो सकता था कि शायद वही जानवर पार्टी करने के लिए उस आदमी की बॉडी को उठाकर ले गए होंगे। पर अभी जूलियन और उसके बच्चे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने आगे के सफर पर निकल पड़ती हैं, जहां पर आगे चलते हुए अचानक से बेन को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है और वो पास में जमा हुए समुद्र के थोड़े से पानी में मुंह घुसाकर उस पानी को पीने लगता है। पर तब जूलियन वहां पर बेन के बाल पकड़ते हुए उसे उस पानी से बाहर निकालती है क्योंकि वो पानी पीने की वजह से बेन की तबीयत खराब हो सकती थी। ईट हेल्दी बी हेल्दी। अब इसी तरह से उन लोगों को चलते हुए शाम हो जाती है और जब वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो वो आसपास पड़े प्लास्टिक की मदद से अपने लिए एक शेल्टर बना लेती हैं ताकि वो रात में उस शेल्टर में आराम से सो पाए। अब वो लोग रात में आराम से सो ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ही बाहर से आ रही कुछ अजीब सी आवाजों की वजह से जूलियन की आंख खुलती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि बाहर हजारों की तादाद में बहुत बड़े बड़े क्रैब्स थे जो कि धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे।
अब उन क्रैब्स को देखने के बाद जूलियन इतना ज्यादा डर गई थी कि वो केसी और बेन को उठाकर सीधा 780 की रफ्तार से सीधी सीधी भागने लगती है। और तब सीधा भागते हुए उसे अचानक से एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है, जो कि एक कार्गो शिप था और वो भी यहाँ पर फंस गया था और उसमें काफी सारे कंटेनर भी पड़े हुए थे। उन कंटेनर्स के पास काफी सारे लोग भी मौजूद थे, जो कि किसी तरह से उन कंटेनर्स के पास रहकर ही खाने पीने की चीजों की मदद से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। पर जैसे ही अभी के समय पर उनकी नजर जूलियन और उसकी फैमिली के ऊपर पड़ती है, जिनके पीछे काफी सारे केकड़े आ रहे थे, तो वो तुरंत ही अपने कंटेनर में जाकर छुपने की कोशिश करने लगती हैं। तब जूलियन, केसी और साथ ही बेन भी उनके पास जाकर उनसे कंटेनर को खोलने को बोलते हैं, ताकि वो लोग भी अंदर जाकर अपनी जान को बचा पाएं। पर उन लोगों में से कोई भी उनके लिए कंटेनर को नहीं खोलता और इसी वजह से वहां पर जूलियन और उसकी फैमिली को कंटेनर के ऊपर चढ़कर ही अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है। पर कंटेनर के ऊपर चढ़ते समय जूलियन के पैर पर एक केकड़े ने काट लिया था, पर किसी तरह से वो लोग ऊपर आने के बाद अपनी जान को बचा लेते हैं। वहीं हम नीचे के माहौल को देखते हैं, जहाँ पर कंटेनर में एक छोटे से छेद की वजह से उसमें सारे के सारे केकड़े घुस गए थे और वो अंदर मौजूद सारे के सारे लोगों को जान से मार देते हैं। अब कंटेनर के ऊपर बैठे जूलियन, बेन और साथी केसी को नीचे से थोड़ी देर तक तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, पर एक समय के बाद वो आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि नीचे मौजूद सभी के सभी केकड़ों ने वहां पर अपनी पार्टी करी थी और सभी लोगों को जान से मार दिया था। अब अगली सुबह जब जूलियन की आंख खुलती है, तो वहां से सारे के सारे केकड़े जा चुके थे, पर उस जगह पर केसी और साथी बेन भी मौजूद नहीं थे, जिसको देखने के बाद जूलियन बहुत ज्यादा डर जाती है और नीचे जाकर उनका नाम पुकारने लगती है। पर बाद में हम लोगों को पता चलता है कि केसी और साथी बेन उसी जगह पर मौजूद थे, जो कि खुले हुए कंटेनर में जाकर वहां पर से खाने पीने का सामान और साथ ही वेपन जमा कर रहे थे, ताकि वो बाद में उन चीजों का यूज कर सके। अब वहां पर मरे हुए एक इंसान के पास में से जूलियन को एक रेडियो भी मिल जाता है, जिसकी मदद से वो एक बार वापस से नाटो से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि कैसे काफी बड़े बड़े केकड़ों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। पर वैसा ही सेम अटैक क्योंकि नाटो के ऊपर भी हुआ था, इसीलिए वो खुद भी इस बारे में जूलियन को बता देता है। साथ ही उस समय पर यह बात भी पता चलती है कि वो ओशियन वेव, जो कि पहले एक हफ्ते बाद आने वाली थी, वो अब सिर्फ कुछ ही घंटों में वहां पर आने वाली थी। और इसका मतलब यही था कि अभी के समय पर जूलियन और उसकी फैमिली को जल्दी से जल्दी नाटो की सबमरीन तक पहुंचना पड़ेगा, ताकि वो केसी और साथ ही बेन की जान को बचा सके। जो बात जानने के बाद जूलियन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसे सही दिशा का भी अंदाजा नहीं हो रहा था। और ये बात जानने के बाद नाटो तुरंत ही अपने पास मौजूद फ्लेयर गन निकालकर हवा में शूट करता है, जिस वजह से बेन को उनकी डायरेक्शन का पता चल जाता है और वो इतने समय से बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बात से खुश होकर वो लोग वापस से अपने आगे के सफर को कंटिन्यू करते हैं और उन्हें कुछ ही दूर पर एक येलो कलर की सबमरीन दिखाई देने लगती है, जो कि नाटो की ही सबमरीन थी। उसको देखने के बाद जूलियन बहुत ज्यादा खुश होती है, पर उस दौरान वो लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर था। और उन लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा बेकार होती है कि जैसे ही वो लोग उस माउंटेन टाइप एरिया के पास जाती हैं, वैसे ही अचानक से ऊपर से रॉक स्लाइडिंग होने लगती है, जिस वजह से जूलियन अपने बच्चों से बिछड़ गई थी। साथ ही रॉक स्लाइडिंग होने की वजह से वहां पर काफी सारे केकड़े भी निकल कर आ गए थे, जो कि अब धीरे धीरे जूलियन की तरफ बढ़ रहे थे, ताकि वो उसे भी जान से मार सके। जो देखने के बाद जूलियन अपने पास मौजूद गन की मदद से उनको एक एक करके शूट करने लगती है और वो केसी और साथी बेन को बोलती है कि वो आगे की तरफ बढ़ते रहें, ताकि वो लोग अपनी जान को बचा सकें। अब इस बात पर पहले तो केसी और साथी बहन नहीं मानते, पर क्योंकि वो लोग इस बात को जानते थे कि वो अपनी माँ की जान को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए अभी के समय पर केसी भी बेन की जान को बचाने के लिए उस सबमरीन की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि नाटो की थी। वो माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर उस सबमरीन से ज्यादा दूर नहीं था, इसी वजह से कुछ ही समय चलकर केसी और साथी बहन उस सबमरीन के पास पहुंच जाती हैं। पर वहां पर नाटो काफी ज्यादा घायल हो चुका था, क्योंकि उसके ऊपर वापस से केकड़ों ने अटैक करा था और अब नाटो शायद जिंदा नहीं बचने वाला था। और इसीलिए नाटो ने डिसाइड करा था कि वो अपनी जान ना बचाकर केसी, बेन और साथी जूलियन तीनों की जान को बचा लेगा। इस बारे में जैसे ही केसी को पता चलता है, तो वो तुरंत ही जूलियन के पास भागकर जाने लगती है, जो कि अभी भी एक एक करके क्रैब्स को जान से मार रही थी। अब वैसे तो जूलियन का एकदम से ऊपर की तरफ आ पाना बिल्कुल ही नामुमकिन था, पर वहां पर जूलियन किसी तरह से केसी का हाथ पकड़ती हुई उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वो दोनों वापस से सबमरीन के पास भी आ जाती हैं। और फिर जैसे ही वो लोग सबमरीन के अंदर पहुंचती हैं, वैसे ही वहां पर समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर वापस आ जाती है, जिस वजह से पूरा का पूरा समंदर पहले जैसा हो गया था और उनकी सबमरीन भी पूरी तरह से समुद्र की लहरों में इधर उधर डोल रही थी। तब एक एक करके जूलियन के सामने वो सारे के सारे पल आने लगते हैं, जो कि उसने उस जर्नी के दौरान झेले थे, और बाद में वो बेहोश हो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है, तो आसपास का पूरा माहौल एकदम शांत हो गया था। साथ ही समुद्र भी उन्हें किसी लहर के साथ बहाकर शहर के किनारे लेकर आ गया था। तब तुरंत ही जूलियन केसी और साथी बेन के साथ उस शहर में बाहर जाती है, जहाँ की हालत देखने के बाद वो पूरी तरह से दंग रह गई थी, क्योंकि शहर में कुछ बचा ही नहीं था। और इसका मतलब यही था कि शायद हो सकता था कि इस शहर में वो लोग आखिरी सर्वाइवर्स बचे हुए हों।
वेल शहर की तो बात ही छोड़ दो, हो सकता था कि शायद पूरी दुनिया में ही वो लोग आखिरी सर्वाइवर बचे हुए हों। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना। और हाँ, वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।